आज हम जानेंगे क्लास 6 का साइंस से चैप्टर 5 का सारांश और उसके कुछ प्रश्नों के उत्तर, जिसका शीर्षक है पदार्थों का पृथक्करण। बच्चों, सबसे पहले इस पाठ में हम पदार्थों का पृथक्करण करने के बारे में जानेंगे। हमारे दैनिक जीवन में कई बार हमें किसी मिश्रण से उपयोगी पदार्थ को अलग करने की ज़रूरत पड़ती है। इस काम के लिए हम कई तरीके इस्तेमाल करते हैं। मिश्रण: जब कोई वस्तु दो या उससे अधिक पदार्थों से बनी होती है जिसमें किसी भी अवयव का गुण नहीं बदलता है, तो ऐसी वस्तु को मिश्रण कहते हैं। हवा एक मिश्रण है। हम जो पानी पीते हैं वो भी एक मिश्रण ही है। शुद्ध पदार्थ: जब किसी पदार्थ के हर कण के गुण एक ही होते हैं तो उसमें हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल है, अशुद्ध जल शुद्ध जल होता है क्योंकि इसका एक एक बूंद जल के अणु से ही बना होता है। पदार्थों को अलग क्यों करते हैं? ऐसा हम किसी मिश्रण से बेकार चीज़ों को हटाने के लिए करते हैं। कई बार दो उपयोगी चीज़ों के मिश्रण में से एक उपयोगी चीज़ निकालने के लिए भी चीज़ों के अलग किया जाता है, जैसे चावल से कंकड़ या बेकार दानों को हाथ से बीनकर निकाला जाता है। ठोसों का मिश्रण: हस्तचयन पदार्थों को अलग करने का ये सबसे सरल तरीका है। जब मिश्रण की मात्रा कम हो और पदार्थों का आकार इतना ही बड़ा हो तो उन्हें हाथों से आसानी से उठाया जा सके, तो हाथों से चुनना ही सबसे सही तरीका होता है। जैसे अगर किसी टोकरी में सेब और केले रखे हों और आपको सेब अलग करने हो तो आप आसानी से हाथों से सेब को अलग कर सकते हैं। आपने अपनी माँ को चावल या दाल में से कंकड़ बीनते हुए जरूर देखा होगा। थ्रेशिंग: कटी हुई फसल की डंडियों से अनाज को निकालने के लिए थ्रेशिंग यानी दोनी का इस्तेमाल किया जाता है। थ्रेशिंग 3 तरीकों से की जाती है। हाथ से थ्रेशिंग: जब कटी हुई फसल का गट्ठर छोटा होता है तो उसे किसी कठोर सतह पर हाथ से पीटा जाता है, इससे अनाज अलग हो जाता है। मवेशी से थ्रेशिंग: जब फसल की मात्रा अधिक होती है तो थ्रेशिंग के लिए मवेशियों की मदद ली जाती है। बांस के एक खूंटे के चारों ओर फसल के गट्ठरों को फैला दिया जाता है। फिर उस खूंटे से एक कतार में कई बैलों या भैंसों की बांधकर फसल पर चलवाया जाता है। मवेशियों के खुरों से रौंदे जाने के कारण अनाज अलग हो जाता है। थ्रेशिंग मशीन: आजकल थ्रेशिंग मशीन या थ्रेशर का इस्तेमाल बढ़ गया है। इस मशीन को डीजल इंजन या फिर बिजली से चलाया जाता है। इस मशीन की सहायता से बहुत बड़ी मात्रा की थ्रेशिंग बहुत कम समय में हो जाती है। इससे समय और मेहनत की बचत होती है। चलनी: जब कणों का आकार बहुत छोटा होता है या मात्रा बहुत बड़ी होती है तो चलनी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए सही आकार के छेदों वाली चलनी का इस्तेमाल होता है। चलनी में लोहे या नायलॉन की जाली लगी होती है। आटे से चोकर को अलग करने के लिए चलनी का इस्तेमाल होता है। निर्माण स्थल पर रेत से कंकड़ अलग करने के लिए लोहे की बड़ी बड़ी चलनी का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर हम निष्पावन यानी विनोविंग किसे कहते हैं? जब पवन की मदद से हल्के कणों को भारी कणों से अलग किया जाता है तो उसे निष्पावन कहते हैं। अनाज से भूसे को अलग करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए किसान अनाज और भूसे के मिश्रण को किसी सूप में लेकर सिर के ऊपर से धीरे धीरे नीचे गिराता है। पवन के कारण भूसा थोड़ा आगे गिरता है जबकि अनाज भारी होने के कारण पास में गिरता है। कंबाइन हार्वेस्टर: आजकल बड़े बड़े खेतों में इस मशीन का इस्तेमाल होने लगा है। यह मशीन कटाई, थ्रेसिंग और निष्पावन सब एक ही साथ कर देती है। अमेरिका जैसे विकसित देशों में तो यही मशीन इस्तेमाल होती है। भारत में भी यह मशीन आपको पंजाब के किसानों के पास मिल जाएगी। अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन, इन तीनों विधियों को एक साथ इस्तेमाल किया जाता है।
जब किसी द्रव में घुलनशील और अघुलनशील ठोसों के मिश्रण को अलग करना होता है तो इन विधियों का प्रयोग किया जाता है। अवसादन किसी मिश्रण में अघुलनशील कणों के तल में बैठने की प्रक्रिया को अवसादन यानी सेडिमेंटेशन कहते हैं। जैसे मटमैले पानी में मिट्टी और रेत होती है। मिट्टी और रेत जल में अविलय होते हैं, इसलिए इनके कण कुछ देर बाद तल में बैठ जाते हैं। निस्तारण इस विधि का इस्तेमाल अवसादन के बाद होता है। निस्तारण यानी डिक्टेशन की प्रक्रिया में अवसादित पदार्थ को छेड़े बिना ऊपर से द्रव को किसी दूसरे पात्र में डाला जाता है। निषेयन किसे कहते हैं यानी फिल्ट्रेशन। निस्तारण के बाद द्रव में कुछ महीन कण रह जाते हैं। इन कणों को अलग करने के लिए मिश्रण को एक फिल्टर के ऊपर डाला जाता है। द्रव फिल्टर से आगे निकल जाता है और ठोस कण फिल्टर में रह जाते हैं। वाष्पन जल के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। संघनन जल वाष्प के जल में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। किसी भी घुलनशील ठोस को जल से अलग करने के लिए वाष्पन और संघनन की विधि का प्रयोग होता है। जैसे नमक के घोल से नमक प्राप्त करने के लिए इस विधि का इस्तेमाल होता है। वाष्पन और संघनन की प्रक्रिया द्वारा ही समुद्र के पानी से नमक बनाया जाता है। समुद्र के खरे पानी को उथले गड्ढों जमा करके उसे सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब सारा पानी भाप बनकर उड़ जाता है तो गड्ढों में नमक के ढेर बन जाते हैं। इस नमक को कारखानों में आगे की शुद्धिकरण के लिए भेज दिया जाता है। साद्र विलयन जब किसी विलयन में और अधिक विलय नहीं मिलाया जा सकता है तो ऐसे विलयन को साद्र विलयन कहते हैं। लेकिन यदि किसी विलयन में और अधिक विलय मिलाया जा सकता है तो उसे विलयन को तनु विलयन कहते हैं। इस चैप्टर से पहला प्रश्न है, हम किसी मिश्रण के विभिन्न पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है? तो उदाहरण लिखिए। तो इसका आंसर है, कभी कभी किसी मिश्रण में एक या उससे अधिक हानिकारक और अनुपयोगी पदार्थ मिश्रित होते हैं जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। इसलिए किसी मिश्रण के विभिन्न पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थ को भी अलग करते हैं, जैसे चावल और दाल के कंकड़ यानी पत्थर को अलग करना। निषेधन विधि द्वारा चाय से चाय पत्ती और चाय अलग करते हैं। चाय हम पीने में इस्तेमाल करते हैं और चाय पत्ती को कंपोस्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। सेकंड प्रश्न है, निष्पावन से क्या अभिप्राय है? यह कहाँ उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है हवा यानी पौनों को झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी और हल्के पदार्थों को अलग यानी पृथक करने के लिए जिस विधि का इस्तेमाल करते हैं उसे निष्पावन कहते हैं। ज़्यादातर किसान इस विधि का उपयोग करते हैं। इसके अंतर्गत हल्के भूसों को भारी अन्य कणों से अलग किया जाता है। थर्ड प्रश्न है, पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसे और धूल के कण कैसे पृथक करेंगे यानी अलग करेंगे? तो इसका आंसर है हस्तचयन यानी हाथ की विधि के द्वारा किसी भी दालों से हम भूसे और धूल के कण अलग कर सकते हैं। फोर्थ प्रश्न है, छालन यानी चालने से क्या अभिप्राय है? यह कहाँ उपयोग होता है? तो इसका आंसर है छालन की विधि यानी चालने की विधि के द्वारा बड़े बड़े अनुपयोगी कण को छोटे और महीन कण से अलग कर सकते हैं। इसका उपयोग हम आटे से चोकर और अन्य अनुपयोगी कण को अलग करने में करते हैं। इस विधि का उपयोग भवन निर्माण की प्रक्रिया में रेत से कंकड़ और पत्थर को अलग करने में किया जाता है। 5 प्रश्न है, रेत और जल के मिश्रण से आप रेत और जल को कैसे पृथक यानी अलग करेंगे? तो इसका आंसर है, हमने मिश्रण से रेत और जल का निस्तारण और निषेधन द्वारा पृथक यानी अलग किया है। 6 प्रश्न है, आटे और चीनी के मिश्रण से क्या चीनी को पृथक यानी अलग करना संभव है? अगर हाँ तो आप इसे कैसे करेंगे? इसका आंसर हाँ, आटे और चीनी के मिश्रण से चीनी को पृथक करना संभव है यानी अलग करना संभव है। इस मिश्रण से चीनी को चालने की विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं।
7 प्रश्न है, पंकिल जल के किसी नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करेंगे? तो इसका आंसर है पंकिल जल के किसी नमूने से हम स्वच्छ जल और साधन, निस्तारण, निस्यंदन की विधि द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। 9 प्रश्न में सत्य या असत्य बताना है, यानी गलत या सही बताना है। तो इससे क्या है, दूध और जल के मिश्रण को निस्यंदन द्वारा पृथक यानी अलग किया जा सकता है, तो ये असत्य है। ख है, नमक और चीनी के मिश्रण को निष्पादन द्वारा पृथक यानी अलग कर सकते हैं, तो ये भी असत्य यानी गलत है। ग है, चाय की पत्तियों के चाय से पृथक्करण निस्यंदन द्वारा किया जा सकता है, तो हाँ ये सत्य है। घ है, अनाज और भूसे का पृथक्करण निस्तारण प्रक्रम द्वारा किया जा सकता है, नहीं ये गलत है यानी असत्य है। 10 प्रश्न है, जल में चीनी और नींबू का रस मिलाकर शिकंजी बनाई जाती है। आप बर्फ डालकर इसे ठंडा करना चाहते हैं, इसके लिए शिकंजी में बर्फ चीनी घुलने से पहले डालेंगे या बाद में? किस प्रकरण में अधिक चीनी घुलना संभव होगा, मतलब किस प्रकरण में चीनी जल्दी घुलने संभव होगा? तो इसका आंसर है शिकंजी में चीनी बर्फ डालने से पहले डालेंगे। बर्फ वाले शिकंजी की अपेक्षा साधारण शिकंजी में संतृप्त लेवल ज़्यादा होता है, इसलिए साधारण शिकंजी में चीनी मतलब जल्दी घुलना संभव होता है, इसलिए हम बर्फ डालने से पहले ही चीनी को शिकंजी में डालेंगे।